नमस्कार शख्सियत में आपका स्वागत है। यदि आपका डेडिकेशन किसी फील्ड में है और आप उसे पूरी शिद्दत से निभाते हैं तो आपको प्रसिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान ने बहुत सारे हुनर से नवाजा होता है और वो अपना डेडिकेशन हर एक क्षेत्र में निभा पाते हैं और उनके डेडिकेशन की वजह से वो जाने जाते हैं। तो आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ वो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज रायपुर के पूर्व अतिरिक्त महाप्रबंधक। तो स्वागत करते हैं विजय मिश्रा जी का। स्वागत बहुत बहुत। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं विजय मिश्रा अमित आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। जी सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आपकी लेखनी बहुत सशक्त है, बहुत हर विषय पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी नजर आती है हमको। तो कैसे आपकी रुचि जागी लेखन के प्रति? याद नहीं वो लम्हा कब होश संभाला था, आँख खुली तो खुद को रंगमंच, कलम, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ पाया था। बहुत खूब। इन अर्थों में मुझे यकीनन याद नहीं है, पर मैं ही क्यों, मुझे तो लगता है हर इंसान का नाता प्रकृति, फूल पौधे और कलम से होता है। जी, रुचि के अनुरूप आप अपना फील्ड चुन लेते हैं। बिल्कुल। विजय जी, आपने जिस भी क्षेत्र पे कदम रखा वहाँ पर विजय तो आपने हासिल कर ही ली। सन 1982 से आप छत्तीसगढ़ी लोक मंच में आए और एक कला का मुकाम जो है वो आपने हासिल किया। तो ये लोक मंच के प्रति अभिरुचि, ये क्या इसकी कोई उम्र या ऐसा कोई रुझान आपको याद है, ये कोई इंसिडेंस याद है जिससे आप लोक मंच की तरफ आकर्षित हुए? मैं दुर्ग का निवासी हूँ और छत्तीसगढ़ को कला जगत का गढ़ भी कहा जाता है और इस दृष्टि से दुर्ग तो सच में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति का दुर्ग यानी गढ़ है। वहाँ पर छत्तीसगढ़ में अगर सांस्कृतिक क्रांति लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो बघेरा के दाऊ हैं स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख जी। फिर महासिंह चंद्राकर जी, चंदेनी गोंदा, सोन्हा बिहान जैसे ये संस्थाएं वो चलाते थे और मैं चूंकि दुर्ग का था और स्कूली जीवन से मेरी अभिरुचि थी तो मैं इन दो कला मर्मज्ञों के साथ जुड़ा जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के लिए आजीवन प्रयासरत रहे और उनका चूंकि मैं करीब में था, उसी नगर में था जी। तो मेरी रुचि तो कला जगत में थी ही, मैं इनसे जुड़ गया और उसके बाद छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक जो नाटक कारी जो कि स्त्री प्रधान था वो नाटक और फिर लोरिक चंदा जी। 1982 जब घर घर में टीवी होता नहीं था तब हम दिल्ली दूरदर्शन उपग्रह केंद्र में हमने लोरिक चंदा का 2 एपिसोड किया था जी। इस तरह मेरी छत्तीसगढ़ी कला यात्रा आरंभ हुई दुर्ग से। जी बिल्कुल। तो जब हम लोक मंच की बात करें तो एक लोक कलाकार को यहाँ जागृत कर लेते हैं और थोड़ा सा एक नमूना हमारे दर्शकों को आप दिखा दें यदि आपके अभिनय का, तो फिर बातों में चार चांद लग जाएगा और फिर बातों को आगे बढ़ाना भी बहुत रोचक हो जाएगा। देखिए, एक कलाकार जो है ना अलग अलग पात्रों को जीता है। जी। अभी मैं एक छोटा सा आपको नमूना दिखा रहा हूँ। जी। जैसे ही मैंने इस टोपी को लगा लिया अब मैं एक नेता के रूप में देखिए दिखाई दे रहा हूँ जी। और अब मैं कहूँगा भारत ही नहीं अपितु विश्व के मानचित्र पर सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से जगमगाता हुआ अंचल है छत्तीसगढ़। अरपा पैरी शिवनाथ के कल कल निनाद से जिस अंचल की संस्कृति का बोध होता है उसका नाम है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को आइए हम और आप संवारें। जय हिंद। ये एक नेता की भूमिका हो गई जी। अब देखिए उसे तत्काल एक कॉमेडियन बनना है तो ये देखिए ये कॉमेडियन का उसने रूप ले लिया जी। आलू भाटा और पराठा, वाओ, यानी मछली विदाउट कांटा, रांधो रांधो सब खाएंगे मिलके भाटा मछली विदाउट कांटा। ये देखिए ये हो गई भूमिका एक कॉमेडियन की। जी। हाल ही में मैंने एक धार्मिक धारावाहिक मोर महादेव मैंने किया जिसमें एक किसान की भूमिका मुझे अदा करनी है। किसान पैरालाइज्ड है जी, पोलियो ग्रसित, एक साइड से उसे लकवा है जी। अब देखिए वो कैसे किसान में तब्दील हो गया, देखिए वही कलाकार जी। और पैरालाइज्ड है और ये देखिए पानी
ये देखिए इस तरह आपकी से कला की साधना की तो जितनी दाद दी जाए वो कम है। निश्चित रूप से आपने हर एक किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया है। अभी तक तो आपने स्क्रिप्ट में उतनी तरह डूबे भी नहीं है, और जिस तरह से आपने कुछ ही सेकंड में हमें कई नमूने दिखा दिए, कई ऐसे रेखा चित्र हमारे सामने खड़े कर दिए जिससे हमको समझ में आता है कि आपकी कला की साधना कितनी पक्की है। सर, तो क्या आपने कहीं विधिवत रूप से अभिनय का कोई प्रशिक्षण लिया? मैंने कोई विधिवत अभिनय का प्रशिक्षण नहीं लिया है। मेरे डायरेक्टर राम हृदय तिवारी जी हैं जी। और वो अपने घर की दीवार पर लिख कर रखे हैं कि जिंदगी जहाँ नाटक है वहीं नाटक भी एक जिंदगी है। बहुत खूब। हम हाँ। हर दिन जी जी हर व्यक्ति अलग अलग पात्रों को जीता है। जी। जब आप बाजार में होते हैं तब सब्जी वाली के साथ एक अलग करेक्टर होता है, जब आप अपने बच्चे के साथ होते हैं तो एक अलग करेक्टर में जी रहे होते हैं, ऑफिस में होते हैं तो अलग। इस तरह अगर अभिनय के प्रति आपके भीतर वो है जज्बा, तो बिना ट्रेनिंग के भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेरे मन में जाग रहा है वो ये है कि दूरदर्शन और रेडियो नाट्य में आप निर्देशक रहे, अभिनेता रहे, उद्घोषक और हिंदी छत्तीसगढ़ी लेखक के रूप में आपने पहचान बनाई। अपने खुद के लेखन पे काम करना और दूसरों की लिखी हुई चीज़ों पर काम करना, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? देखिए, स्वयं जब आप लिख के किसी प्ले को करते हैं जी। तो लिखते समय उसमें आप उस एक एक पात्र को आप जान डाल रहे होते हैं, इसलिए आपको पता होता है जी। पूरे नाटक के बारे में। लेकिन जब हम किसी अन्य के नाटक को खेलते हैं जी। तो दूसरों के बारे में पहले से जानकारी हमें नहीं होती, हमको हमारा स्क्रिप्ट दे दिया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है खुद का लिखा हुआ अगर हम खेलें तो मेरे विचार से जी। मैं ज़्यादा सफल रहा हूँ। और आपको बता दूं, मेरे लिखे हुए नाटक जी। दूरदर्शन पर और आकाशवाणी में भी प्रसारित हुआ है। हवा महल में भी मेरे नाटक प्रसारित हुए हैं। जी बिल्कुल, और हवा महल में काफ़ी उसमें लोकप्रियता भी आपको हासिल हुई। सर, अखिल भारतीय नाट्य स्पर्धा दिल्ली, हरियाणा, कलकत्ता, इलाहाबाद, शिमला, सोलन, कटक और ऐसी बहुत सारी जगहों पर आप गए हैं। आपने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अभिनेता का पुरस्कार भी अर्जित किया है। तो जब हम किसी क्षेत्र से होकर किसी बड़े राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं तो आपको क्या लगता है, इससे हमारे क्षेत्र का तो नाम होता ही है, पर क्या वास्तव में वो सम्मान हमें दूसरे मंचों पर मिलता है जो एक कलाकार को मिलना चाहिए? देखिए, अक्सर हम सुनते हैं कि घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध। जी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें अपने शहर में या अपने परिवारजनों के बीच वो सम्मान नहीं मिल पाता जब हम बाहर जाते हैं। और यकीन मानिए, मैं अनेक ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में मैंने भागीदारी दी है। मैं छत्तीसगढ़ को कभी नहीं छोड़ा। मैं जहाँ भी ऑल इंडिया ड्रामा में गया तो मैं छत्तीसगढ़ के जो नाटक हैं, जैसे लोरिक चंदा है, कारी है, दसमत कहना है, इसको मैं हिंदी में लिखता था जी। अनुवाद करता था। इसके नाटककार प्रेम साइमन जी हैं जी। तो वो छत्तीसगढ़ी में लिखते हैं, मैंने उसको हिंदी में अनुवाद किया। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिवेश को, छत्तीसगढ़ की वेशभूषा, छत्तीसगढ़ के गीत, नृत्य, वाद्यों को उन नाटकों में शामिल किया। जी। और हर वो नाटक, हर वो फिल्म जनमन को मोहित करेगी जिसमें लोक तत्व का समावेश होगा। जी। इसलिए मैं कभी भी पराजित नहीं हुआ। जी। फर्स्ट या सेकंड मेरे ड्रामा को मिलता ही रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपके जो मिट्टी से आपका जो जुड़ाव है, जो आपकी कला के प्रति आपका डेडिकेशन है, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिभा में दिखता है, आपकी कला में दिखता है। सर, जब कला और लेखन क्षेत्र की बात करते हैं, बहुत सारे पुरस्कार से, बहुत सारे सम्मान से आप नवाजे गए। छत्तीसगढ़ का प्रतिष्ठित बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान आपको मिला, छत्तीसगढ़ अस्मिता सम्मान, कला वारिधि सम्मान, और इसके अलावा ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का शिमला मुंबई में बलराज साहनी अवार्ड भी आपको मिला। तो सर, इतने अवार्ड के बाद भी कभी मन में ये ख्याल आया सर, जब आप वर्किंग में थे, तो कभी किसी ने टोका नहीं कि अरे आप इतने बड़े पद पर सुशोभित हैं, फिर आप ये छोटी मोटी कला वाले क्षेत्र में क्यों आगे बढ़ रहे हैं? किसी ने टोका नहीं? या घर पे किस तरह का माहौल था, किस तरह का एप्रिसिएशन था? देखिए, पहले यही
कहा या सोचा जाता था जी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, जी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हम्म लगभग नाटक की भी यही स्थिति होती थी। जी अगर आप नाटक कर रहे हैं तो आपको घर में माता पिता बहुत कम होते थे। आज तो चूंकि टीवी रेडियो बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे आ गए हैं जी कि नाटकों के माध्यम से आपको आमदनी भी हो रही, नाम भी मिल रहा है, दाम भी। लेकिन जब मैं अपने बचपन की बात करूं तो मुझे बहुत टोका जाता था जी कि ये सब छोड़ो, पढ़ाई लिखाई करो। मैं 2 साल बेरोजगार रहा हूं। जी उस दरमियान मैं नाटक करता था तो मेरे पिताजी मुझे अक्सर कहते थे कुछ नौकरी चाकरी परीक्षा के लिए ध्यान दो, ये सब में कुछ नहीं रखा है। जी लेकिन मैं बताऊं, मेरे दर्शकों से आग्रह करूंगा, अगर आपका बच्चा कुछ लिखता है पढ़ता है तो उसे मत टोकिए, क्योंकि वो आम से हट कर दिखने का, महीन को महान बनाने की कला को वो सीख रहा है। जी एक कलाकार अपनी अभिव्यक्ति जितने अच्छे से बोल सकता है, यकीन मानिए मैं जब विद्युत मंडल में जबलपुर में इंटरव्यू देने गया, एक पोस्ट थी, जी 21 कैंडिडेट थे, लेकिन साक्षात्कार में मैंने ऐसा प्रभावी अपनी बात अच्छे ढंग से कही जी। कि एक जनसंपर्क अधिकारी को कहना चाहिए। वो कहना मैंने कहाँ से सीखा? नाटकों से ही सीखा। स्पष्ट उच्चारण, कॉन्फिडेंस, अपनी बातों की अभिव्यक्ति कैसे सहज सरल उतार चढ़ाव के साथ हम करें, ये नाटक सिखाता है। संगीत में वो भाव आते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को सिखाइए, नाम दाम सब कुछ उसे प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। और आपने जो सलाह दी है, हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि दर्शक इसकी बारीकी को समझेंगे और इसकी संजीदगी को भी समझेंगे। सर, जब हम बात करते हैं ना आपकी कला की, तो हमने देखा है आपके हर एक क्षेत्र में, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो आपकी कलाकारी हो, चाहे आपकी अदायगी हो, सब में हमें प्रकृति प्रेम दिखता है। और फिर आप चिड़ियों के चाचा भी कहे जाते हैं। तो अब ये प्रकृति प्रेम से आपने सारी चीज़ों को जब जोड़ रखा है, तो ये प्रकृति के प्रति आपकी उदारता कैसे हुई? कैसे आपको लगा कि आपको चिड़ियों के लिए काम करना है? चिड़ियों के लिए काम करना, देखिए बचपन से ही हम पशु पक्षियों के आसपास होते हैं। जी मेरी नानी थी, वो अब नहीं रही, वो अक्षय तृतीया, छत्तीसगढ़ में जिला अक्ती के थे। अक्षय तृतीया के दिन सुराही पात्र दान देने का रिवाज है। जी क्योंकि हम ब्राह्मण थे, मेरे नाना राजपुरोहित थे, तो आसपास के गांव भर के लोग उस दिन सुराही या मटका हमारे यहाँ दान में देते थे। जी एक दिन एक मटका, एक सुराही मेरे हाथ से गिरकर छूट गया। तो उसका अगला हिस्सा जो पार्ट था वो टूट गया और मेरा मन रुआंसा हो गया। मेरी नानी बोली कोई बात नहीं, ये बेकार नहीं जाएगा, बल्कि अभी भी ये काम का है। और उसने फिर इससे देखिए ऐसा एक घोंसला बना दिया तार से, ये देखिए, बहुत सुंदर। जी और उसने बना के इसको एक पेड़ पर लटका दिया। जी अब मैं प्रतिदिन सुबह उठ के देखता था क्या चमत्कार होगा। एक दिन मैंने देखा कि उसके अंदर गौरैया तिनके ले जा डाल रही है, उसमें घोंसला बना ली। कुछ दिन बाद उसमें ची 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 की आवाज़ आती थी, छोटे छोटे बच्चे। जी तो इस तरह मैंने आरंभ किया। बिल्कुल। अब देखिए इसको बनाना बहुत आसान है। सर, ये बनाना भी हम आपसे सीखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे दर्शक भी ये कला सीख जाएं। आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा और अब हम काफ़ी उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि ये घोंसला कैसे बनता है, और ये हम आपसे ज़रूर सीखेंगे। अपने संवाद को जारी रखते हैं और जानते हैं कि चिड़ियों के चाचा कहे जाने वाले विजय जी किस तरह से चिड़ियों का घोंसला तैयार करते हैं। तो अभी हम सीखने वाले हैं कि हमें घोंसला कैसे बनाना है। सर बताइए। बहुत आसान है साथियों। इसके लिए आपको ज़रूरी चीज़ें जैसे ये पेंचिस है, ये पेचकस है, और एक लगभग 1 फीट का ये GI वायर चाहिए होगा जी और सुराही तो चाहिए। तो देखिए सबसे पहले सुराही लीजिए, उसके पिछले हिस्से पर ये यहाँ, ये देखिए, इस पर आप होल कर दीजिए पेचकस से, ये इस तरह, ये देखिए, ये ऐसा होल करते जाइए ये, और गुनगुनाते जाइए, पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में। जी हाँ, और फिर उसी के पैरेलल में एक छेद यहाँ भी कर दीजिए। ये देखिए मैंने पहले से कर रखा है ताकि वक्त कम लूँ। और उसके बाद ये जो आपने तार लिया है GI तार, देखिए इसके इस हिस्से को मैंने मोड़ रखा है, एक गांठ बना दिया है पेंचिस से, और इसको आप जो पीछे में होल बनाएं ये जा रहा है, ये देखिए
ये निकल गया, ये देखिए, और ये लटक गया क्योंकि अंदर में गांठ है। उसके बाद दूसरा जो होल आपने बना रखा है, ये देखिए यहाँ पर, ये इस हिस्से में इसको डाल दीजिए और अंदर उसको भी मोड़ दीजिए गांठ की तरह। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप पेचकस से उसको बना दीजिए। और ये देखिए आपका बन गया ये बहुत खूबसूरत चिड़ियों का ये घोंसला। इसको किसी पेड़ में लटका दीजिए और पक्षियों को बिना कैद किए आप अपने आसपास रख सकते हैं। कहते हैं मित्रों कि परिंदे जिनके करीब होते हैं वे बड़े खुशनसीब होते हैं। जी, और आप तो बहुत ज़्यादा ही खुशनसीब है क्योंकि आपके यहाँ पूरे पेड़ जो हैं इस तरह के घोंसले से सजे पड़े हैं। और सर हमने एक बात और सुनी कि आप पेड़ों के पापा भी कहलाते हैं। तो ये भी जानना है कि ये उपाधि कैसे मिली, क्या कुछ करते हैं आप पेड़ पौधों के लिए? पेड़ों के पापा और चिड़ियों के चाचा, ये बड़ा अजीब नाम मुझे मेरे इर्द गिर्द जो परिजन हैं, साथी हैं, मित्र हैं, उन्होंने दिया है। क्योंकि मैं 20 साल लगभग होने को आया, ऐसे हजारों सुराही के घोंसले बनाकर मैंने पेड़ों में, घर की छतों में टांग रखा है। कोई मेरा मित्र यदि आता है, मेरे घर मेहमान आता है, तो मैं उसे निःशुल्क देता हूँ जी। कोई भी मुझसे मांगता है, जन्मदिन पर बच्चों को देता हूँ, स्कूलों में जाकर सिखाता हूँ। तो इस तरह लोग मुझे चिड़ियों के चाचा कहने लगे। और पेड़ों के पापा की बात आपको करूं, मुझे बचपन से मेरे पिता श्री NS मिश्रा, उनसे पेड़ों के प्रति जागरूकता, उन्हें संरक्षण, बच्चों की तरह पालने की प्रेरणा मिली। जी। मैंने हजारों पेड़ रोपे हैं, उनकी तरह नहीं जो रोप के भूल जाते हैं। मैंने पौधों को पेड़ होते तक पाला पोसा। मेरे पास, मेरे घर के सामने, अग्रोहा सोसाइटी रायपुर में रहता हूँ, एकदम उजाड़ नगर निगम का एक गार्डन था। उसमें मैंने 250 पेड़, 65 किस्म के, जी। एक टाइप नहीं, 65 प्रकार के पेड़ मैंने वहाँ लगाए। और दुर्लभ पेड़ हैं। आकांक्षा जी, ये आप देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसे दोना के शेप में है। बिल्कुल, ये तो थोड़ी अलग तरह की पत्ती नजर आ रही है सर। एकदम अलग है, सामान्य जन इसके बारे में वाकिफ नहीं है। ये पौधा कहलाता है कृष्णा वट। जी। कृष्ण और वट, वट यानी बरगद, और कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण जब बचपन में लोग कहते हैं मक्खन चोरी करते थे, मैं कहता हूँ चोरी नहीं करते थे, वो लीला करते थे। जी। तो जब किसी के यहाँ वो मक्खन दही लेते थे, चुरा लेते थे कहा जाए, तो खाने के लिए किसी पत्ते को उनको यूं मोड़ के दोना बनाना पड़ता था। लेकिन नेचर ने फिर एक ऐसा पौधा विकसित किया जिसके सारे पत्ते अपने आप पीछे टर्न होते हैं और इस तरह दोने की शक्ल में वो आ जाते हैं, आकार ले लेते हैं। तो ये पौधा इसीलिए कहलाता है कृष्णा वट। बहुत सुंदर। और ये नारायण में है ये। हाँ, और मेरे घर के आंगन में भी ये विशालकाय है। जी, ये तो आपकी जो शिद्दत है उस पौधे के प्रति हमें नज़र आती है। और आपने पूरी वाटिका सजा रखी है अलग अलग प्रकार के पौधों से। ये भी जान लिया सर, आपके अलग अलग अभिनय की यात्रा के बारे में तो हमने नमूना भी देख लिया, लेकिन अब जानना चाहते हैं ये हॉलीवुड में आपकी एंट्री कैसे हुई। और अभी हाल ही में एक पिक्चर भी आपकी रिलीज़ हुई है, उसमें भी काफ़ी लोगों ने आपको पसंद किया है, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। हाल ही में मेरी जो फिल्म रिलीज हुई, ले चलूं अपन दुआरी, जी, आम सामान्य जो छत्तीसगढ़ी फिल्में बन रही हैं उससे एकदम हटके थी। जी। हटके इसलिए भी थी कि उसकी कहानी में बिल्कुल अलग था। एक फौजी की कहानी थी। दूसरा, मुंबई की पूरी टीम आई थी। छत्तीसगढ़ के बहुत से लोग मुंबई फिल्म जगत में काम कर रहे हैं। जी। वो लोग आके यहाँ पर कसडोल में, गिरौदपुरी में, बलौदा बाजार में शूट किए थे। उस फिल्म में दरअसल मैं रिटायर होने के बाद, पहले तो मैं स्टेज करता रहा, आफ्टर रिटायरमेंट मैं छत्तीसगढ़ी फिल्में कर रहा हूँ। अब तक मैंने 12 फिल्में की हैं। जी। तो मेरे बारे में कहीं से उनको जानकारी हुई और मैं ले चलूं अपन दुआरी में बहुत अच्छी भूमिका में मैं आ गया। जी। अब हॉलीवुड की भी बात करेंगे, और हॉलीवुड और रंगमंच
ये दोनों के जो डिफरेंस है ये भी जानेंगे। सर, आपको ना अनुपम खेर के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्धि मिली। आपको ये कहा जाता है कि आप हॉलीवुड के अनुपम खेर हैं, तो ये रोचक किस्सा जो है वो आपके जीवन से कैसे जुड़ गया? चूंकि मैं रंगमंच से जुड़ा रहा हूँ, फिल्म से जुड़ा रहा, टीवी रेडियो से, और मैं मंच संचालन भी करता हूँ जी। तो कहीं मेरी छवि लोगों को अनुपम खेर जी जैसी लगी होगी। हो सकता है मेरा ये माथा हो सकता है। जी जी, अनुपम खेर भी बहुत कमाल का करते हैं और आपका भी जो मंच संचालन होता है वो अद्भुत होता है। सर, एक रंगकर्मी होने के नाते और एक अभिनेता होने के नाते, तो थिएटर और हॉलीवुड मूवी में आपको बेसिक अंतर क्या नज़र आता है? देखिए, जब हम थिएटर करते हैं तो बेहद संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि सीधा हमको स्टेज पर परफॉर्म करना है, रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जब हम फिल्म करते हैं, यकीन मानिए, जब मैंने पहली बार फिल्म किया जी, तो स्क्रिप्ट के लिए मैं परेशान था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नाटक की तरह उसको भी पूरा रटना पड़ेगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिल्म में वो 2-2 लाइन आपको बताते जाते हैं, आप उसका वहीं अभ्यास कर लीजिए और छोटे छोटे हिस्से में वो पूरा शूट कर लेते हैं। जी, इन अर्थों में फिल्म को करना आसान है, नाटक को करना बेहद कठिन है। जी। बेहद कठिन है। और कलाकार के संघर्षों की यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, संघर्ष तो हर आदमी के जीवन में आता ही है, चाहे वो कितना भी बड़ा अमीर हो, चाहे कितना ही गरीब हो। जी। ऐसा कहते हैं हमारे प्रबुद्ध जन कि मनुष्य का जन्म एक दर्द से हुआ है, इसलिए दर्द उसकी नियति है। जी। तो दर्द तो आपके जीवन में आएगा, और अगर आम से हटकर खास बनना है तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। जी। एक कलाकार भी संघर्षशील नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। हम जब बघेरा गांव में कारी नाटक करते थे तो पैरा में सोते थे। आज के बच्चे तो पैरा क्या है भी शायद नहीं जानेंगे, सोना तो दूर की बात है। जी। मैं महासमुंद में टीचर था। रात को 2 बजे 3 बजे नाटक खत्म हो, मुझे सुबह के स्कूल में महासमुंद जाना होता था, तो मैं कोई भी गाड़ी मिले मैं उसमें लिफ्ट लेके रायपुर बस स्टैंड आता। जी। सुबह 4 बजे की बस पकड़ के मैं महासमुंद जाता था। जी। कंबल साथ में रखता था, रायपुर के बस स्टैंड में ही मैं सो जाया करता था। ये नाटक की संघर्ष की गाथा बता रहा हूँ मैं। जी। और एक बार ऐसा हुआ जब एक कबाड़ी वाले के लारी में मैं लिफ्ट लिया, और वो कबाड़ी वाला मुझे गुड़ियारी बस स्टैंड, तब बस स्टैंड वहाँ हुआ करता था, जी। वहाँ उतारने के बाद जब मैं उसे पैसे देने लगा तो वो नहीं लिया और उसने कहा, मैं कबाड़ बेचता हूँ, सहायता नहीं बेचता। बहुत खूब। उसकी ये बात मेरे दिल में घर कर गई, और मैंने भी ईश्वर से कामना किया कि हे ईश्वर, इस कबाड़ी की ज़िंदगी में ज़रूर परिवर्तन लाना। जी। और मेरे मन से एक आवाज़ आई, आकांक्षा जी, जी। जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बारिश में भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने में भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं। बहुत खूब। और इतिहास तो आपने काफ़ी बदल दिया है सर। हम चाहेंगे कि आपके अनुभवों का लाभ निश्चित रूप से नई पीढ़ी को मिले। निश्चित रूप से आज जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो आपसे प्रेरणा तो लेंगे ही, अपने जीवन में इसे अमल पर भी लाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि जो कुछ भी बात आज हमारी शख्सियत कार्यक्रम में आए मेहमान ने कही है, उस पर आप विचार ज़रूर करेंगे। तो किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार। नमस्कार।